हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फाइन। कल के हमारे टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रिडॉक्स वाला पार्ट जो है वो कर लिया था। क्लियर। आज हम बेसिकली इसके वो कोर लेवल पे चलेंगे जिसके ऊपर बेसिकली सारा चैप्टर टिका हुआ है, यानी कि सेल। ठीक है ना। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतनी बात तो कर ली थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल के अंदर या इलेक्ट्रिकल को केमिकल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के काम आती है। क्लियर। बेसिकली अगर हम देखें तो इसके बिहाफ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो दो तरीकों से डिवाइडेड है। वन इज गैल्वेनिक सेल्स, जिसको वोल्टिक सेल भी बोला जाता है, एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो क्या है? जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म करने वाले सेल्स हैं। फाइन। हालांकि यार कई बार हम इन्हीं को ही इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक वाले। और हम इस चैप्टर में ज्यादातर अगर इलेक्ट्रोकेमिकल शब्द यूज भी करेंगे तो इसी बात के लिए कर रहे होंगे। ठीक है ना। हालांकि एनसीईआरटी ने साफ साफ बता रखी है ये बात कि दोनों ही सेल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोला जा सकता है, बिकॉज बोथ आर कंसर्न्ड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। क्लियर। तो दोनों में क्या बेसिक सा डिफरेंस है वो देखिए जरा। गैल्वेनिक क्या है? इट इज द डिवाइस which is used to transform chemical energy into electrical energy। यानी एक और लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? spontaneous chemical reaction, spontaneous chemical reaction is responsible for production of electricity। क्या है? गैल्वेनिक सेल तो एक्चुअली में एक ऐसा सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप होने वाला एक केमिकल रिएक्शन, अपने आप अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे। इज दैट क्लियर? जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इन विच electricity is provided to carry out a non-spontaneous chemical reaction। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड, उस सेल को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि ना होने वाला, अपने आप ना होने वाला केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन जो एक्चुअली में नहीं हो रहा था, हमने इलेक्ट्रिसिटी देके करा दिया, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा डिवाइस जिसमें अपने आप होने वाला केमिकल रिएक्शन हमें बिजली पैदा करके दे, यानी कि केमिकल किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल में। यहां इलेक्ट्रिकल किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल के अंदर।
इज दैट क्लियर? यहां तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। आर यू अंडरस्टूड दिस? फाइन। इसको हम एक और सिंपल से एग्जांपल से समझ के देखते हैं एंड देन इसको आगे प्रोसीड करते हैं डिफरेंस को। द वेरी बेसिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल। देखो इनको ज्यादातर इलेक्ट्रोकेमिकल इस चैप्टर में बोला जाएगा, ठीक है ना? तो क्योंकि हमें चैप्टर में इसी को डील करना है, तो इनमें बेसिकली क्या है कि ये वो डिवाइस हैं जो केमिकल एनर्जी को, अपने आप हो रहे केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी को बिजली में पैदा कर देते हैं या बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि ये क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं सो दैट एक रिएक्शन हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल लेते हैं इन्वर्टर की। व्हाट हैपेंस इन इन्वर्टर? क्या होता है इन्वर्टर के अंदर? कोई पर्टिकुलर उसके अंदर ए केमिकल है, वो बी के अंदर कन्वर्ट होता है और हमें बिजली पैदा करके देता है। इजंट इट? इन्वर्टर के अंदर क्या हो रहा है, एक केमिकल है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है एंड हमें बिजली पैदा करके दे रहा है। क्लियर? लाइट चली गई है, बिजली आई, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन आपका सारा ए किसमें कन्वर्ट हो गया? बी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक रिएक्शन अपने आप हो रही है। देखो आप तो नहीं जा रहे ना इन्वर्टर के पास कि भाई ऐसा करो, ये अपने आप बी में कन्वर्ट हो रहा है और हमें बिजली पैदा करके दे रहा है। यानी कि इन्वर्टर जब वर्किंग में होता है तो इन्वर्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इन्वर्टर जब वर्किंग में होता है तो क्या होता है? गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल होता है। अब बात करते हैं, 8-9 घंटे हो चुके हैं लाइट गए हुए और इन्वर्टर भी हो गया खत्म। इन्वर्टर भी खत्म हो गया तो फिर क्या होता है? लाइट आएगी, जब लाइट आएगी तो इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होते टाइम क्या होता है? चार्ज होते टाइम होता है कि बी इलेक्ट्रिसिटी लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ए में, क्योंकि चार्ज तो बिजली आने भी होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि इन्वर्टर ने हमें 8-9 घंटे बिजली दी, सारी बिजली दे दी, अब ए बी में बदल गया, अब अपने आप बी ए में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी वालों से अपना कनेक्शन कटवा के सिर्फ एक इन्वर्टर ही रखता, क्योंकि ए बी में बदल जाता, बी ए में बदलता, फिर ए बी में बदलता, फिर बी ए में बदलता, हमें बिजली मिलती रहती। ऐसा तो है नहीं। ए बी में बदलेगा और बिजली पैदा होगी, इन्वर्टर भी खत्म हो गया 8-9 घंटे बाद, और उसके बाद बी ने क्या किया? अब जब लाइट आएगी बी बिजली ले लेगा और वापस किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा। यानी कि बी से ए में ये एक ऐसा रिएक्शन था, बी से ए में एक ऐसा रिएक्शन था जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था, नॉन स्पॉन्टेनियस था, पर हमने करा दिया। कैसे? क्योंकि बी ने ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले ली। यानी कि जब कन्वर्जन बी से ए हो रहा है, जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक है। एंड जब इन्वर्टर डिस्चार्ज होके हमें बिजली पैदा करके दे रहा है, जब इन्वर्टर डिस्चार्ज होके हमें बिजली पैदा करके दे रहा है, तब वो ए से बी में जा रहा है। ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्लियर? अगर हम यहां पे लिखें, जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है, चार्जिंग स्टेट में वो किस तरीके से एक्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करता है। एंड अगर हम बात करें जब इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा होता है, मींस व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जब वो हमें बिजली दे रहा होता है, तब वो एक गैल्वेनिक सेल होता है। व्हेन इट इज गिविंग या प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब ये बिजली पैदा करके दे रहा होता है तब ये गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वोलेटिक सेल होता है हमारा। क्लियर? फाइन।
हम इसी को ज्यादातर इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं। अगेन स्पीकिंग, इन्वर्टर जब चार्ज हो रहा होता है तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तब वो गैल्वेनिक सेल होता है। क्लियर? तो दिस वाज एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। हालांकि डिफरेंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, हम थोड़ा और इलेबोरेट कर लें ताकि कहीं भी अगर डिफरेंस लिखने को मिला तो हम लिख सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव में भी लिखने को आता है तो, ठीक है ना, या थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनको कर लेते हैं। क्लियर? तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, एन इन्वर्टर इज एन एग्जांपल फॉर दिस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो एक एक लगा लो, चाहे दो दो लगा लो, एक एक डेफिनेशन और एक एक केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये दो दो डिफरेंसेस हो चुके हैं। क्लियर? अगर हम उसे डेफिनेशन का एक पार्ट मान लें तो मैं यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस लिख देता हूँ, अदरवाइज हम पहले वाली जो लाइन थी उसको दो डिफरेंसेस में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्टीमेटली गैल्वेनिक सेल क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस करके दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, आएंगे ईएमएफ पे आगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिजली का फॉर्म है, मतलब कहने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमें बिजली पैदा करके दे रहा है, एंड ये क्या है? इट टेक्स बिजली को कहने का तरीका है बस, ठीक है ना। ये बिजली ले रहा है और वो बिजली दे रहा है, कोई दिक्कत? क्लियर? अगर हम इसके अंदर बात करें, इट कैरीज आउट इन टू वेसल या बीकर सिस्टम, जबकि इट कैन कैरी आउट इन वन वेसल या बीकर। फाइन। हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक अंडरस्टैंड कराना चाहूंगा कि ये क्या फंडा था। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा वैसे ये सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये बेसिकली एनोड आ गया है इधर, इस पॉजिटिव। यहां पे क्या है? इस साइड कैथोड है, नेगेटिव है। फाइन। ये हमने यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, तो ये अल्टीमेटली इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट हो रहा है। यानी कि अगर यहां पे सॉल्यूशन में कोई भी पॉजिटिवली चार्ज चीज है तो वो तो जाएगी इस साइड। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव रिचनेस है, एंड जो भी नेगेटिवली चीज है वो जाएगी यहां पे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल को जुड़ी हुई चीज है। क्लियर? यानी कि यहां पे जो भी मेटल प्लस आयन होगा वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके m की तरह डिपॉजिट हो रहा होगा। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा होगा? m बन रहा होगा। जबकि यहां पे क्या हो रहा होगा? इस वाली साइड पे अगर हम देखें तो m माइनस होगा कोई भी, या m तो मेटल तो होता नहीं है माइनस में, कोई भी x माइनस ले लो, तो ये x में कन्वर्ट हो रहा होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल कर रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा। कंप्लीट सर्किट बन गया। इज दैट क्लियर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमने बिजली दी तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। फाइन। अगर हम कैथोड पे देखें, ये जो नेगेटिव टर्मिनल था, यहां पे जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। एंड एनोड पे क्या हो रहा है? फिर ऑक्सीडेशन, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। कल के लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं ये। एनोड क्या है? ऑक्सीडेशन। कैथोड क्या है? रिडक्शन। क्लियर? तो ये तो वैसे क्लियर ही होता है कि एनोड पे हमेशा क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है, एंड कैथोड पे हमेशा क्या होना है?
रिडक्शन होना है, ठीक है ना। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ तो इस तरीके से याद करा लो, आर इज राहुल सर, सी इज केमिस्ट्री वाले, तो ये रिडक्शन एंड कैथोड याद हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ना। तो ये अलग ये रह ही जाएगा, जब वो याद हो गया तो ये हो ही जाएगा। क्लियर। तो ये तो पक्का ही होता है, कैथोड पे रिडक्शन होना है एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। एंड कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना ऐसे याद रखते हैं, पैनिक। क्या है? पैनिक। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव एनोड है एंड नेगेटिव जो है वो कैथोड है। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज वर्किंग। इज दैट थिंग क्लियर? जबकि अगर हम गैल्वेनिक सेल के अंदर देखें, जो कि हमारा काफी ज्यादा डीप पढ़े जाने वाला टॉपिक है इस चैप्टर का, यहां पे अगर मैं बात करूं तो एनोड एक नेगेटिव टर्मिनल वाली चीज है, जबकि कैथोड एक पॉजिटिव टर्मिनल वाली चीज है। हालांकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसी बात में यहां क्लियर कर देता हूं, होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही, ये पक्का ही है। ये सी और आर का बंधन बहुत गहरा है भाई, ठीक है ना, ये नहीं टूट रहा, ये तो ऐसा ही रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक है चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल है। सी और आर, केमिस्ट्री और राहुल का बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये नहीं टूट रहा। कैथोड पे ही रिडक्शन आएगा, बस फर्क क्या पड़ गया, यहां फर्क पड़ रहा है। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन। और यार हम ठहरे एक पॉजिटिव इंसान, तो यार जो हमें ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि गैल्वेनिक सेल, यानी कि वोल्टेइक सेल, जो हमें इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ना है, वहां ये सी और आर क्या है, एक पॉजिटिव है। ऐसा याद रख सकते हैं, यहां पे फिर उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो थोड़ी सी चीजें बदल रही है, यहां वर्किंग समझ गए, यहां तो हमें बिजली पैदा करनी है, इसका कंसेप्ट थोड़ा और है। और वैसे भी ये एक वेसल के अंदर हुआ है, ये दो वेसल के अंदर होने वाली चीज है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब हमारे पास जो नया टास्क क्रिएट होके आ गया है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इसको अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ही बोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइटिक कभी भी नहीं आएगा। हमें ज्यादातर किसके केस पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल का ही केस पढ़ना है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, वहां से हमें ये बात भी क्लियर हो जाएगी एंड वी विल प्रोसीड इन द चैप्टर फर्दर। क्लियर? लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ electrochemical cell. Fine. Why I have written it as electrochemical? मैं इसी में एक केस आपको छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक का भी करके दिखा दूंगा यार, पूरा डीप जाके, ठीक है ना। तो क्योंकि इन्वर्टर का ही मैंने एक ही एग्जांपल में दोनों चीजों को प्रूव कर दिया था, दैट इज इन्वर्टर, बड़ा फाइन एग्जांपल था। क्लियर? तो वैसे ही हम इसमें भी प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको बनाएंगे आप सब लोग डायग्राम, मेरे साथ साथ बना लीजिए, क्योंकि फिर डायग्राम बनाने का आपका टाइम बच जाएगा। एक बल्ब लगा दिया हमने, सॉल्ट ब्रिज बना दिया गया है। ZnSO4 है यहाँ पे, ये जिंक है ना। थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं साइड पे लिख देता हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड है,
ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो यहां पे जो सोल्यूशन है वो बेसिकली किसका है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कोई दिक्कत, बन गया है काफी कुछ क्लियर। तो अब होगा क्या, देखिए ये होता ये है यहां पे कि जिंक में यहां इस साइड होगा ऑक्सीडेशन, यहां क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तो ये जो जिंक +2 में जाना है वो तो ये यहां पे चला जाएगा, एंड वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से होते हुए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर भेजते हैं, क्लियर। ये होगा इसका ऑक्सीडेशन पार्ट, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां पे जा रहे हैं, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड, यानी कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो इस साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर। अब यहां पे क्या है कॉपर, तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर +2 आयंस हैं, यहां से कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर +2 आयंस हैं वो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे इनको देख के क्या हो जाएंगे यहां डिपॉजिट, यानी कि यहां पे तो क्या हो रहा है डिप्लीशन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है डिपोजिशन हो रहा है, मतलब यहां पे क्या होगा रिडक्शन, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होगा कि कॉपर +2 के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेंगे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज दैट थिंग क्लियर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कॉपर सल्फेट में से जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक तो कॉपर बन जाएगा, सल्फेट आयन बचा रह जाएगा, मतलब एक इसी तरीके से कि कॉपर सल्फेट कॉपर +2 और सल्फेट -2 है, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन गया, सल्फेट ऐसा का ऐसा ही है, एक ऐसा आयन जो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहे उसे हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, जो सिर्फ देखने के काम आता है, जो देख रहा है बस हो रहा है, ठीक है इसकी बीवी इसके साथ भाग गई, ठीक है कूल है, हम कुछ नहीं कर रहे, वो क्या है स्पेक्टेटर आयन, या तो हम भगा के लेके जा रहे हैं या हमारी भाग रही है, वो तो हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर आपका कुछ भी नहीं हो रहा तो वो क्या है आप हो स्पेक्टेटर आयन, क्लियर। तो भैया यहां तो काम कर रहा है कॉपर +2 आयन, क्लियर है ना। कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे क्या हो रहा है डिपोजिशन। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां काफी नेगेटिव रिचनेस आ जाएगी, मुद्दे की बात यह है कि यहां काफी ज्यादा नेगेटिव रिचनेस आ जाएगी क्योंकि सल्फेट बढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे सल्फेट बचेंगे, तो सल्फेट यानी कि नेगेटिवली रिचनेस आ जाएगी, एंड यहां पे जिंक +2 आते ही जाएंगे तो मैं कह सकता हूं यहां पॉजिटिव रिचनेस आ जाएगी, ठीक है ना। और वैसे भी अगर देखें तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर यहां तक आया पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए हमने बीच में लगाया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे KCl या KNO3, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की क्या खास बात होती है अभी हम करेंगे, पर फिलहाल जो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो काम क्या करता है हमारे लिए। पहली बात तो यहां एक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण हमारा सर्किट क्या हो गया कंप्लीट, समझ आ रहा है। यहां क्या हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, बेसिकली दोनों सॉल्यूशंस को अपने अपने वेसल में ही रख के कनेक्ट करा दिया, ये काम करता है सॉल्ट ब्रिज, अपने अपने वेसल में ही रख के इन्हें कनेक्ट करा दिया, इसे क्या कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और ऊपर से बात क्या करता है कि यहां देखो नेगेटिव रिचनेस थी, क्या बात करी थी हमने नेगेटिव रिचनेस थी, तो KCl में से जो पॉजिटिव चीज है यानी कि K+, वो यहां आके न्यूट्रलिटी दे देगा, यानी कि सिस्टम में किसी चीज की रिचनेस नहीं आने देगा वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ज्यादा, ठीक है ना। एंड यहां पे अगर जिंक +2 ज्यादा है तो Cl- आके
मतलब बेसिकली यहां पहुंच के वो एक न्यूट्रलिटी सिस्टम को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर? यहां पे Cl माइनस आ जाएगा एंड यहां पे K प्लस आ जाएगा, जिसके कारण दोनों साइड के सिस्टम्स न्यूट्रल भी रहेंगे और हमारा सर्किट कंप्लीट भी हो जाएगा। हमारा अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे सर्किट कंप्लीट होने से यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होता हुआ यहां तक सेफली पहुंच गया है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया है तो वो तो बिजली पैदा कर गया। अब बिजली पैदा हुई कहां से पता चला? ये बल्ब करा दो, कोई दिक्कत। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें जो छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली हैं वो ध्यान देंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है इसलिए इसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस साइड को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है एंड यहां आके इलेक्ट्रॉन डूब रहा है इसलिए इसे सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां आके डूब रहा है, इसलिए इसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसे सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन। और एक और बात मैंने इसको याद करने के लिए जो बनाई हुई है वो है लोन। जैसे उसमें बनाई हुई थी पैनिक, इसमें बनाई हुई है लोन। ठीक है ना? लोन को समझेंगे क्या है। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, यानी कि इस डायग्राम में जो लेफ्ट साइड है उधर ऑक्सीडेशन होता है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। A स्टैंड्स फॉर एनोड, यानी कि ये साइड क्या है? एनोड, क्योंकि ये तो हमने पहले देख लिया था कि एनोड पे ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एंड N क्या है? कि ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। बिल्कुल नेगेटिव है क्योंकि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। यहां से बातें क्लियर भी हो गई है। देखो जो हम अभी डिफरेंस में पढ़ के आए थे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और वो क्या है? एक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या है? राइट है। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है? रिडक्शन है। अगर ये एनोड है तो क्या है? कैथोड है। एंड ये नेगेटिव है तो ये क्या है? पॉजिटिव है। अभी अभी बात करी थी ना आर सी, राहुल सर केमिस्ट्री वाले, नी पॉजिटिव है ना? कोई दिक्कत? समझ आ गई ये बात? तो भैया ये जो डिफरेंस था अभी इलेक्ट्रोलाइटिक के साथ अब काफी क्लियर हो गया है। तो फिर से एक बार वर्किंग को समझा देता हूं। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल होता हुआ यहां पे आ रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस किया? इस रिएक्शन से। फाइन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और +2 आयन दे रहा है जो सॉल्यूशन में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होकर यहां आ गए हैं। अगर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फ्लो ऑफ करंट इस साइड है। यहां इलेक्ट्रॉन को देख के कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर +2 आयन है वो चला गया इलेक्ट्रॉन के पास एंड कॉपर डिपोजिशन हो गया। इस साइड होगा डिपोजिशन, इस साइड क्या होगा? फाइन, वो मेटल खुर जाएगा, खत्म हो रहा है। फाइन, जबकि इधर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर? तो यहां पे बेसिकली क्या आ गया है? कॉपर डिपॉजिट हो गया है, सल्फेट बच गया है। नेगेटिव की रिचनेस के लिए K+ यहां आ जाएगा एंड Cl- यहां आ जाएगा, सो दैट यहां की जो पॉजिटिव रिचनेस है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। शॉर्ट ब्रिज हमारा सर्किट कंप्लीट कर देगा। और भी बहुत सारे काम है सॉल्ट ब्रिज के, पर फिलहाल के लिए अगर हम इस सेल की वर्किंग समझें तो सॉल्ट ब्रिज ने हमारा सर्किट पूरा कर दिया एंड हमारे दोनों साइड के सिस्टम को न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर दी है। इज दैट थिंग क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्किंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? कोई भी दिक्कत? क्लियर? अब इसके ऊपर मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। ये अगर वर्किंग हो गया है, ये सब कुछ लिखा जा चुका है तो थोड़ा सा लिख लीजिए, देन आई विल रिमूव द आउटर बाउंड्रीज में, तो थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करना है। फाइन, अब ये जो हम कर रहे हैं इसको आप डायग्राम चेंज मत करिएगा, आपकी डायग्राम बन गई है, सिर्फ समझिए इस कंसेप्ट को। ठीक है ना? समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? यहां पे मैंने एक
एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया है। फाइन। सपोज इस पर्टिकुलर सिस्टम से अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो पूरा सेल पोटेंशियल क्रिएट होकर आता है वो 1.1 वोल्ट का आता है। हम वे जस्ट टेकिंग रैंडम फिगर, ठीक है ना। हम बात करेंगे अभी ई सेल क्या होता है। हम ये कह सकते हैं इस सेल का पोटेंशियल इतना है, वो लिखा होता है ना कितने वोल्ट का सेल है, वो है बस। ये कितना है, 1.1 वोल्ट का सेल है। अगर हमारा एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है ये 1.1 वोल्ट से कम है, फिर तो देखो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जैसा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक्सटर्नल प्रोसेस जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है ये हमने अपोजिंग लगाया है, ये बात याद रखना। हमने फ्लो ऑफ करंट के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट काम करने के लिए एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है। क्लियर। अगर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है हमारा 1.1 से कम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लीजिए अपोजिंग जो पोटेंशियल लगाया है ये 0.5 का लगाया है, हम इधर की तरफ 1.1 से मूव कर रहे थे तो 0.6 बच जाएगा, पर हमारा करंट फ्लो करता रहेगा, हमारा सेल काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। पर अगर हमारा एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो 1.1 के इक्वल आ जाता है तो ये स्टॉप कर देगा वर्किंग, सेल की वर्किंग क्या हो जाएगी, बंद। क्यों, जितने से आपका करंट फ्लो कर रहा था उतना ही आपने अपोजिंग पोटेंशियल लगा दिया है, डेफिनेटली आपका सेल काम नहीं कर पाएगा क्योंकि अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है, तो रुक गया काम यार, काफी रुक गया। अब अगर यहां पे आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 से कम है तो क्या होगा, होगा अपोजिट प्रोसेस। अपोजिट प्रोसेस क्या है, अपोजिट प्रोसेस है यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये बंदा सोर्स बन जाएगा, ये बंदा सिंक बन जाएगा, यहां ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां रिडक्शन हो जाएगा। एक ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो रहा था वो उल्टा हो जाएगा, वो रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस था वो होने लग जाएगा। अगर यहां से जिंक जा रहा था कॉपर, देखो पहले क्या था, इन दोनों को जोड़ के देखो तुम, इन दोनों को जोड़ के देखो रिएक्शनों को, तो क्या बन रहा था हमारे पास, जिंक बिकमिंग जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, एंड उसको जोड़ो जरा, कॉपर +2 + 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग कॉपर। क्या हो रहा था, जिंक प्लस कॉपर +2 बिकम्स जिंक +2 + कॉपर, ये होगा पता नहीं। मतलब जिंक आ रहा था वो कॉपर को हटा रहा था सॉल्यूशन में से, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो उसको उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है ना। जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा रहा था, अब क्या होगा, कॉपर जिंक को हटा देगा क्योंकि यहां प्रोसेस क्या है, उल्टा होगा। एंड यही इस टाइम पे यही सिस्टम किसकी तरह काम करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करने लग जाएगा। अब किसी के दिमाग में हो सकता है सर वो तो एक वेसल में हो रहा था, अरे भाई ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर या गैल्वेनिक सेल के अंदर उंगली करोगे तो फिर भाई वो तो बदलेगा। ये था तो क्या, गैल्वेनिक सेल, पर आपने एक्सटर्नल प्रेशर इस हिसाब से दे दिया कि प्रोसेस को क्या करा दिया, उल्टा। अब जब प्रोसेस उल्टा करा दिया गया है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह एक्ट करेगा, कोई भी दिक्कत। क्लियर हो गया ये फंडा, फाइन। तो अब हम बात करते हैं इस सॉल्ट ब्रिज की। क्लियर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो क्या सोच के लेना है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, क्या क्या काम करता है सॉल्ट ब्रिज। एक छोटी सी चीज हमें रहती है हमारी यहाँ पे वैसे, ठीक है ना, वो ये है कि ये जो देखो इलेक्ट्रोड है,
इस पे काफी नेगेटिव चार्ज आ गया है और आजू बाजू क्या है, पॉजिटिव रिचनेस है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव आ गया है और सल्फेट के नेगेटिव आयन आजू बाजू हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज को हमारा पढ़ना बाकी है। ये वैसे भी जब हम सॉल्ट ब्रिज के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो ही जाएगा, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट मूव टू द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज। So next is selection of electrolyte in salt bridge। ये टॉपिक पढ़ने के लिए अपने दिमाग में सॉल्ट ब्रिज का फिगर ध्यान में रखना कि क्या एक्चुअली में था सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर बाकी मेरे को लगभग ध्यान में रहेगा। आप इसको ध्यान में रखना है कि क्या ये पूरा सिस्टम था। क्लियर। तो हम इसमें सिलेक्शन में सबसे पहला ध्यान क्या देना, देखो सॉल्ट ब्रिज कर क्या रहा था, बेसिक काम क्या था सॉल्ट ब्रिज का। बेसिक काम था कि यार जब यहाँ पे सल्फेट रिचनेस थी या यहाँ पे जिंक +2 आयन की रिचनेस थी, उसे न्यूट्रलाइज करना था। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे नेगेटिव रिचनेस वाली साइड पे पॉजिटिव को भेजना है, पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव को भेजना है। तो इसके जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स हैं उनकी मूव करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है, द आयन्स यानी कि कैटायंस और एनायंस जो भी हैं दोनों, ठीक है ना, the cations and कर लीजिए anions of the electrolyte should have same mobility। फाइन। यानी कि आसान भाषा में स्पीड ऑफ कैटायन स्पीड ऑफ एनायन के इक्वल होनी चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फाइन। माइट भी कईयों का दिमाग खड़ गया, अभी ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कि टोटल चार्ज कैरियर्स में से आपका चार्ज कैरियर कितना चार्ज लेके जा रहा है। सपोज टोटल एनायन और कैटायन 200 चार्ज लेके जा रहे हैं, कोई 200 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, तो कैटायन कितना चार्ज लेके जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन होगा, यानी कि चार्ज कैरिड बाय कैटायन डिवाइड बाय दोनों का। एंड उसमें एनायन में क्या होगा, वही चार्ज कैरिड बाय एनायन डिवाइड बाय दोनों का। क्लियर। तो वो बेसिकली स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन स्पीड ऑफ बोथ आ जाता है। क्लियर। अगर मैं मान लूं इसकी v स्पीड है, इसकी u स्पीड है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है v अपॉन v प्लस u, एंड इसका क्या होगा u अपॉन v प्लस u। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कैटायन और एनायन का ये जो स्पीड है या ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है ये कंपैरेटिवली इक्वल आना चाहिए, सो दैट जितनी तेजी से कैटायन मूव करके आएगा उतनी ही तेजी से एनायन मूव करके आ जाए जब न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करनी है। जितनी तेजी से कैटायन मूव करके आ रहा है उतनी ही तेजी से एनायन मूव करके आ जाए, सो दैट न्यूट्रलिटी अच्छे से प्रोवाइड करी जा सके। दिस इज द मेन मोटिव, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के इक्वल होना चाहिए। आप इसको तीनों शब्द मोबिलिटी, स्पीड और ट्रांसपोर्ट नंबर में मेंशन कर सकते हो। अब ये पता है कब इक्वल आएगा, जब इनका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है या जो साइज ऑफ कैटायन और एनायन है वो लगभग क्या होगा, इक्वल होगा। ज्यादा ही बड़ा कैटायन ले लिया या ज्यादा ही चार्ज वाला कैटायन ले लिया, एनायन 1 चार्ज वाला वो कैटायन 3 चार्ज वाला, तो दिक्कत आ सकती है, तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। मतलब कोशिश क्या करनी है
कि जितने चार्ज वाला, सपोज +1 चार्ज का कैटायन है तो -1 चार्ज का आयन हो, तो कंपैरेटिवली साइज और चार्ज अगर सेम रहता है तो भैया चांसेस हैं क्या कि भाई ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है ये सेम आ जाएगा। क्लियर? एक छोटा सा आइडिया है जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट should remain inert for cell। मतलब ऐसा ना हो कि सेल अपनी रिएक्शन करा रहा था, इसने बीच में अपना घोड़ा भगा लिया कि भाई तुम रिएक्शन करो ना करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करो ना, मैं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन देने या अपना इलेक्ट्रॉन लेने। ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है ना। इसके कारण पोटेंशियल जनरेट नहीं करना है, ये इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादातर वैसे हम क्या यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड या मोस्टली यूज्ड हमारा क्या होता है, KCl होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या होता है, KCl। यहां के जो दो आयंस बनेंगे वो बनेंगे K+ एंड Cl-। बट स्टिल अगर हमारे पास सॉल्यूशन में Ag+, Pb+2, Hg2+2, Tl+, ये लोग प्रेजेंट हैं, उस टाइम पे हम KCl का यूज नहीं करते हैं। द रीजन फॉर दैट इज, यहां से Cl- इसके साथ AgCl, इसके साथ PbCl2, इसके साथ Hg2Cl2 और इसके साथ TlCl नामक प्रेसिपिटेट्स बना लेता है। वही बात हो गई ना, आपने सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट डाला इसलिए कि भाई तेरे को न्यूट्रलिटी देनी है, वो भाई सब प्रेसिपिटेट बनाने लग गए। होगा क्या नुकसान, अगर भाई साहब ये कैटायंस को नीचे बिठा देगा तो ऊपर पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा, वो हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, उस पे आजू बाजू आके पॉजिटिव का घेराव नहीं होगा तो पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, ये तो लेके पॉजिटिव को नीचे बैठ गया। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर डाल रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर डाल रहे हैं वो केमिकली क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इज दैट थिंग क्लियर? एंड ध्यान रखिए, तो इन सब चीजों के लिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, फिर KNO3 यूज करते हैं। क्लियर? अदरवाइज KCl यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उससे प्रेसिपिटेट वगैरह कंडीशंस क्रिएट ना हो जाए। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं सॉल्ट ब्रिज के। क्लियर? एक दो बातें हमें पता है, फिर भी इसे ब्रीफ कर लेते हैं। दैट इज फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फाइन, सब्जेक्टिवली आपको काफी क्लियर होने चाहिए ये पॉइंट्स। तो लेट्स हैव इट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की अगर हम बात करें, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड दिमाग में वही यूट्यूब बैठा हुआ, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, वो वाला यू ट्यूब नहीं, ये यू शेप का ट्यूब है, ठीक है ना, फिल्ड विथ जेल दैट इज मतलब अगर पेस्ट हम काफी कॉमनली यूज्ड है यहाँ पे, along with electrolyte whose ions are not common to any of anodic or कैथोडिक साइड। फाइन, मैंने काफी पॉइंट्स को कोलैबोरेट कर दिया, ठीक है ना। समझिए क्या है ये, इन्वर्टेड यू ट्यूब है
जिसमें एक जेल लाइक अगर अगर पेस्ट डाला हुआ होता है, अलॉन्ग विद एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ होता है जिसका आयन, whose ions, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं नॉट कॉमन, मतलब वो ना तो एनोडिक साइड के ना ही कैथोडिक साइड के, एनोड साइड के और कैथोड साइड के साथ कॉमन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन हो गए तो भैया ये खुद पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, ये उनमें कॉमन नहीं है। क्लियर? तो फिर भी हम चाहे तो इसको आप एक फंक्शन कह सकते हो, चाहे शॉर्ट ब्रिज की रूपरेखा कह सकते हो, ठीक है ना। आपका मन किया तो इसको भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड फंक्शन जो है शॉर्ट, मतलब बेसिकली शॉर्ट ब्रिज का, इट कंप्लीट्स द सर्किट। फाइन, ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है, वी ऑल नो दिस, ठीक है ना। इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के सॉल्यूशंस की मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं होने देता ये, वो अपना अलग है भाई, ये अपना अलग है। आपका एनोड के सॉल्यूशन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कैथोड के सॉल्यूशन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये उन दोनों की मैकेनिकल मिक्सिंग को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। क्लियर? इफ शॉर्ट ब्रिज इज नॉट देयर then voltage drops to zero, बिल्कुल ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली जब यार यही बंदा सर्किट कंप्लीट कर रहा है, अगर यही नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप करके कहां गिर जाएगी, एग्जैक्टली जीरो पे आ जाएगी, क्योंकि चार्ज की ट्रेवल नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोई भी दिक्कत। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन बोथ द साइड्स। ये दोनों साइड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जिस साइड भी जो भी आयंस होते हैं उस साइड ये मूव करा देता है। हमने देखा था इस साइड Cl माइनस, इस साइड K प्लस मूव होके आ जाता है। इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब दो लिक्विड्स मिलते हैं उनके बीच में प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस को ये मिनिमाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं होने दे रहा, उनके बीच में एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, तो ये उनके बीच का प्रेजेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्लियर? कोई दिक्कत? सो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में जो बेसिक चीज याद रखने वाली है वो ये है कि इसने हमारा सर्किट कंप्लीट कर दिया, हमारे बोथ साइड को बिना मिक्स किए एक सर्किट कंप्लीट करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर दिया और सेल को बना दिया है वर्किंग, कोई दिक्कत। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द होल प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइट के अगेंस्ट पढ़ा एंड देन हमने उसकी पूरे का पूरा वर्किंग सॉल्व किया है, कोई दिक्कत। क्लियर? अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एक साइड में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है एंड दोनों साइड में कैसे होल सोल एक सेल पोटेंशियल जनरेट होगा एंड उससे किस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, विल डू दिस। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।